रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठे बेचने वाला गरीब सहेली का ससुराल। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रीति। मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। और बताओ तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? वो सब बहुत अच्छे हैं। अरे बहुत अमीर घराने में शादी हुई है मेरी। मेरा पति तो एक एम्बेसी कंपनी का मालिक है। भगवान की दुआ से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे यार तुझे मैंने बहुत मिस किया था। तुझे पता है लंदन में मैंने अपने रूम में तेरी और मेरी फोटो भी लगा रखी थी। जब भी मुझे तेरी याद आती थी तो मैं उस फोटो को देखकर तुझसे बात किया करती थी। और तुझे पता है स्कूल टाइम पर जो लड़का राघव तुझ पर लाइन मारा करता था ना, वो मुझे लंदन में मिला और वो तेरे बारे में मुझसे पूछ भी रहा था। यार वो भी क्या दिन थे हम लोग के। कितना एंजॉय किया करते थे हम लोग। मैं तो इन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब हम लोग अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गए हैं। मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल को संभाल रही हूँ और तू पढ़ लिख कर अपने बिजनेस को संभाल रही है। पहले जैसी मौज मस्ती तो बिल्कुल खत्म हो गई है हमारी जिंदगी से। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वक्त वक्त की बात है। जब हमारे पास कोई अच्छा वक्त आएगा तो हम उस वक्त को अच्छे से एंजॉय करेंगे। डोंट वरी। साधना और प्रीति बचपन की दोस्त थी। वो कई सालों के बाद एक दूसरे से मिल रही थी। उन्होंने एक साथ खूब सारी बातें भी की थी, जिसके बाद प्रीति की मॉम का अचानक से कॉल आता है, जिसके चलते उसे वहां से जाना पड़ता है। अरे यार साधना, अभी मुझे जरूरी काम से जाना होगा। मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया है। अगर अभी नहीं गई तो फिर शाम को वो मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर सुना देंगी। और तू तो जानती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ सबसे पहले मैं तुझसे ही मिली। चल मिलते हैं फिर दोबारा। हाँ हाँ बिल्कुल, दोबारा मिलते हैं। प्रीति बिल पे करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद साधना उस रेस्टोरेंट से निकलती है और वहां से जल्दीबाजी में जाने लगती है। हे भगवान, रेलवे स्टेशन पर मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। साधना मार्केट से 5 किलो प्याज खरीदती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर एक छोटी सी दुकान पर उसकी सास, पति और उसका देवर उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे भाभी, आप कहाँ रह गई थी? बस कुछ जरूरी काम था, उसे पूरा करने गई थी। चलो अब जल्दी से प्याज काटते हैं। अच्छा बहू, तू अपनी लंदन वाली सहेली से मिल आई? मम्मी जी मैं उसी से मिलकर आई हूँ। वो बहुत अमीर है, मैं उसके मुकाबले बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं बहू, ये सब तो जिंदगी का पार्ट है, चलता ही रहता है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, लेकिन सबसे बड़ी दोस्ती होती है और तुमने अपनी दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाया है। एक दिन वो इस चीज को जरूर समझेगी कि जब उसके सामने तुम्हारी हकीकत आएगी। अपनी सास की बात सुनकर साधना को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, जिसके बाद वो प्याज काटकर प्याज के पराठे बनाना शुरू कर देती है। वो एक तरफ प्याज के पराठे बनाती है तो दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले प्याज के पराठे टिफिन में पैक करके रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन के अंदर जाकर लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। प्याज पराठा, प्याज पराठा, प्याज पराठा ले लो भाई साहब, प्याज पराठा, प्याज पराठा। अरे भैया, 2 टिफिन प्याज पराठा देना जरा। रवि रुद्राक्ष को 2 टिफिन प्याज पराठा दे देता है, जिसके बाद वो बाकी के पराठे बेचने के लिए आगे निकल जाता है। ऐसे ही वो सभी रात भर प्याज के पराठे रेलवे स्टेशन पर बेचते रहते हैं और जब रेलवे स्टेशन पूरी तरह खाली हो जाता है तो वो सभी वापस अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। रात का समय हो गया है, अब कोई रेलवे स्टेशन पर भी नहीं है। अब हम सभी को घर चलना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर पर पहुंचने में दिक्कत होगी। साधना ऐसा कह ही रही होती है कि तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वो सभी जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाते हैं। ये क्या, बारिश के चलते तो सारी लकड़ियां भी गीली हो गई। खाना कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं साधना, आज हम सभी बचे हुए पराठे को ही खा लेते हैं। रवि के कहने पर साधना प्याज पराठे के टिफिन एक एक करके सभी को दे देती है। सच में भाभी, आप तो बहुत टेस्टी प्याज पराठा बनाती हो। आपके हाथों के प्याज पराठा खाकर तो स्वाद आ जाता है। साधना बचपन से ही गरीब थी और उसने अपनी गरीबी को बहुत बारीकी से संभाल रखा था, जिसके चलते उसे अपने ससुराल में गरीबी को झेलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात उसके लिए ये थी कि उसने अपनी सबसे बेस्ट सहेली से अपनी गरीबी को छुपाया हुआ था। सोचो, जब उसकी सहेली प्रीति को इस बात का पता चलता तो वो साधना के लिए क्या सोचती। आइए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओहो, हद ही हो गई। एक तो मेरी फ्लाइट मिस हो गई, ऊपर से मेरी सबसे बेस्ट सहेली साधना मेरा फोन नहीं उठा रही है। अब मुझे ना चाहते हुए भी रेलवे स्टेशन से जाना होगा। एक बार मैं साधना से मिल लेती तो थोड़ी आसानी हो जाती। खैर, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। प्रीति साधना को कई बार कॉल करती है, लेकिन साधना उसकी एक बार भी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर प्याज के पराठे बना रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी कोलकाता जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां वह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। काफी देर हो गई है, अभी तक मेरी ट्रेन भी नहीं आई। ऊपर से मुझे भूख भी लग रही है।
आखिर उस जगह इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों है? तभी एक आदमी भीड़ की तरफ से आ रहा होता है, जिससे प्रीति पूछती है, अरे भाई साहब, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे तुम्हें नहीं पता, इस रेलवे स्टेशन पर एक लड़की अपने पूरे ससुराल वालों के साथ यहाँ पर प्याज के पराठे बेचती है। उसके हाथों के प्याज के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ रेलवे स्टेशन पर कोई भी किसी का खाना नहीं खाता, केवल उसके प्याज के पराठे ही खाता है। ओह गॉड, यहाँ पर 3rd क्लास का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भीड़ जाकर वहाँ से प्याज के पराठे खा लूं। प्रीति भी ऐसा सोचकर भीड़ की तरफ जाने लगती है। चलते चलते उसे साधना की हल्की हल्की झलक दिखने लगती है। अरे ये क्या, ये तो मेरी सहेली साधना है और उसका पूरा परिवार। लेकिन साधना ने तो मुझे इसके बारे में कभी बताया ही नहीं। जैसे ही प्रीति साधना के सामने आकर खड़ी हो जाती है, साधना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है। घबराहट के मारे उसके चेहरे से पसीने भी छूटने लगते हैं। तभी वो हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ देखो, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस यहाँ पर भंडारा करने आए हैं। हमने सोचा कि लोगों को प्याज के पराठे खिलाते हैं और कुछ नहीं, बाकी लोगों की सेवा तो करना अच्छी बात होती है ना, तुम तो ये जानती ही हो। बस करो साधना, मुझे सब पता है कि तुम अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ प्याज के पराठे बेच रही हो, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? इतनी अमीर हो कि मैं क्या बताऊं। मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी गरीबी के चलते मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और मैं नहीं चाहती थी कि उनकी हकीकत तुम्हारे सामने आए। साधना ऐसा कहकर रोने लगती है। अरे तुम रो क्यों रही हो? इसमें रोने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का सच है। और क्या मैं इस काबिल भी नहीं थी कि तुम मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताना पाई? अरे तुम्हारी अमीरी या गरीबी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें दिल से दोस्त मानती हूँ। प्रीति की आवाज सुनकर साधना प्रीति को गले से लगा लेती है, जिसके बाद साधना अपने हाथों से प्रीति को प्याज के पराठे बनाकर खिलाती है। उसके बाद प्रीति भी अपने किसी जाने माने केटरिंग वाले से बात करके साधना को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देती है, जिसके चलते वो खूब मेहनत करती है और प्याज के पराठे बनाकर बड़े बड़े ऑफिसेज में भिजवाती है। इसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है। पिया मोरे भोले भोले, मूव योर बॉडी स्लोले स्लोले, ले चले जहाँ तक संग साथ जाना है। पिया मोरे भोले भोले, मूव योर बॉडी स्लोले स्लोले, ले चले जहाँ तक संग साथ जाना है। अरे अब बस भी करो ननद जी, बस आज का दिन कैसे भी काट लो। कल तो तुम्हारी शादी है, फिर चली जाना जहाँ साथ जाना हो। और ये तुमने शादी का लहंगा क्यों पहना है? वो मनीषा भाभी, मैं बस प्री वेडिंग की एक रील बना रही थी। वैसे आप मेरी मेहंदी की ड्रेस ले आई एंड मेक श्योर कि आज मेरी मेहंदी के फंक्शन में सभी ग्रीन आउटफिट ही पहनेंगे। आपको पता है ना मुझे परफेक्शन कितना पसंद है। हाँ ननद जी, सभी ने ग्रीन कलर ही पहना है। अब आप भी जल्दी से ये लहंगा पहनकर नीचे आ जाओ, मेहंदी वाली आ गई है। पल्लवी जल्दी से लहंगा पहनकर रेडी होकर नीचे फंक्शन में आकर बैठ जाती है। आइए, लाइए पल्लवी दीदी, जल्दी से अपना हाथ आगे कीजिए, मैं आपको दूल्हे दुल्हन की सबसे सुंदर ब्राइडल मेहंदी लगाती हूँ। ओह गॉड मम्मी, मैंने कहा था ना कि मेरी शादी की मेहंदी के लिए कोई महंगी और अच्छी सी मेहंदी वाली हायर करना, मगर आपने इस जैसी सड़क छाप सस्ती मेहंदी वाली को बुला लिया। और तुम्हें इतने भी सेंस नहीं कि किसी शादी के फंक्शन में से फटे चीटे कपड़े पहने नहीं जाते हैं। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई मेहंदी नहीं लगवाना। ननद जी, आप उस बेचारी गरीब मेहंदी वाली से क्यों इस तरह से बात कर रही हैं? वो तो यहाँ पर काम करने आई है और क्या पता लोगों को मेहंदी लगाकर ही उस बेचारी के घर की रोजी रोटी चलती हो। मनीषा भाभी, मिताली भाभी, प्लीज मुझे ना आप दोनों की लेक्चरबाजी बिल्कुल नहीं सुननी। आज मेरे लिए स्पेशल डे है, आप दोनों मेरा मूड मत स्पॉइल कीजिए। और तुम मेरे हाथों पर मेहंदी बाद में लगाना। तुम्हें मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाना आता है ना? चलो जल्दी से मेरी पीठ पर वही बनाओ, बिकॉज कल मैं अपनी शादी पर बैकलेस लहंगा ब्लाउज पहन रही हूँ, इसीलिए बैक मेहंदी डिजाइन बनाओ। पल्लवी के इस तरह के शौक को देखकर उसकी माँ कविता कहती है, पल्लवी तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कल तेरी शादी है, मॉडलिंग शो नहीं जो तू अपनी पीठ पर भी मेहंदी लगवाएगी। अब तू किसी के घर की इज्जत, किसी के घर की बहू बनने जा रही है, समझी ना बेटी? तुम बस इसके हाथों पर मेहंदी लगाना। आप जैसे मिडिल क्लास लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। अरे अपनी शादी के लिए कितने सपने देखे थे मैंने कि मैं अपनी शादी में साबिसाची का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहनूंगी, बड़े से बैंक्वेट में मेरी शादी होगी। मगर एक तो आपने सस्ते से टेलर से मेरा ये लहंगा सिलवाया है और यहाँ तक कि मेरी शादी के लिए एक बैंक्वेट हॉल भी बुक नहीं किया और इस छोटे से घर से ही मेरी शादी कर रहे हैं।
पल्लवी का मायका बहुत ही मिडिल क्लास होता है, मगर उसके शौक उतने ही महंगे और बड़े होते हैं। इसीलिए जैसे तैसे थोड़े बहुत इंतजाम के साथ पल्लवी की शादी माया के बेटे लविश के साथ हो जाती है, जहां अपना बड़ा सा ससुराल देखकर पल्लवी बहुत ही खुश होती है और मन में कहती है, ओह माय गॉड, मेरा ससुराल तो बिल्कुल मेरे ड्रीम के जैसा है। अब मैं अमीर घर की बहू हूँ। नेवर माइंड, मेरी शादी की मेहंदी जैसे भी गई, मगर अपनी प्रेगनेंसी के वक्त मैं अपने पेट पर मेहंदी लगवाऊंगी और लविश के साथ ढेर सारी फोटोशूट भी करवाऊंगी। अपनी अमीर ससुराल को देखकर पल्लवी के मन में बहुत ही ज्यादा घमंड आ जाता है और पल्लवी की सास माया उसका गृह प्रवेश कराती है। वेलकम होम पल्लवी बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आओ। मेरा ससुराल तो बहुत हाई फाई और अमीर, मगर ये गरीबों वाली गृह प्रवेश की चीप रिचुअल्स तो यहाँ भी है। ओह व्हाटएवर। गृह प्रवेश करके पल्लवी ससुराल के अंदर आ जाती है और लविश उसे बेडरूम में ले जाता है। कम पल्लवी, ये है हमारा बेडरूम, तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ, मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया। इसके बाद लविश पल्लवी को सुहागरात पर एक महंगा सा ब्रेसलेट गिफ्ट में देता है और दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। वहीं गुजरते दिनों के साथ पल्लवी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव होता है। मम्मी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? सचमुच में दादी बनने वाली हूँ? लविश, सुना तूने, तू डैडी बनने वाला है। पल्लवी के प्रेग्नेंट होने के बाद उसका पति और उसकी सास उसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। वहीं गुजरते दिन के साथ अब पल्लवी 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। पल्लवी बहू, ये ले, तेरे लिए फ्रिल नाइटी मंगवाई है, आज से तू यही पहनना। मगर क्यों मम्मी जी? मुझे ये स्ट्रेचेबल ड्रेसेस पहनना ही पसंद है, क्योंकि इसमें मेरा बेबी बम्प फ्लॉन्ट होता है एंड मुझे पसंद है। मगर बहू, प्रेगनेंसी में इतना टाइट कपड़े पहनना तेरे होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मम्मी जी, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर बिहेव लाइक डॉक्टर। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। पल्लवी की फटकार सुनकर उसकी सास माया कमरे से चली जाती है। इसके बाद पल्लवी घंटों तक रिंग लाइट के आगे खड़ी होकर इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी का शो ऑफ करते हुए ढेर सारी रील बनाती है। और जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी के महीने बढ़ते हैं, वो अपने खाने पीने की डाइट में जंक फूड खाने लगती है। और तो और अपनी सास माया के समझाने पर भी उसकी एक बात नहीं मानती। देखते देखते पल्लवी को उसकी प्रेगनेंसी के 9 महीने हो जाते हैं और माया अपनी प्रेग्नेंट बहू की गोद भराई का फंक्शन रखती है, जिसमें कि वो उसकी फैमिली वालों को भी बुलाती है। आइए आइए समधन जी, आओ बहू जी। नमस्ते जी। नमस्ते माँ जी। वैसे गोद भराई की मेहंदी फंक्शन की डेकोरेशन तो आपने बहुत सुंदर करवाई है। वैसे ननद जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। बहू कमरे में रेडी हो रही है, बस आती ही होगी। तभी अचानक मिताली और मनीषा देखती है कि पल्लवी एक टाइट फिटिंग गाउन पहनकर, जिसमें कि उसका बेबी बम्प बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, पहन कर आती है। ननद जी, आज आपकी गोद भराई की मेहंदी है और आपने ये क्या पहना हुआ है? भाभी, आपको मेरी ड्रेस पसंद आई ना? पता है, इस ड्रेस को स्पेशली मैंने अपने प्रेगनेंसी के मेहंदी के फोटोशूट के लिए डिजाइन कराया है। हाँ, मगर इसमें तुम्हारा पेट दिख रहा है और प्रेगनेंसी में पेट पर मेहंदी लगवाना ठीक नहीं। आप दोनों फिर से शुरू हो गई। आपको मेरी खुशियों से प्रॉब्लम क्या है? आजकल बेबी बम्प पर मेहंदी का फोटोशूट ट्रेंड में चल रहा है, मगर आपको क्या पता? हाँ, हटो मेरे सामने से, मुझे मेहंदी लगवाना है। पल्लवी अपनी जिद के आगे ना तो अपनी भाभियों की सुनती है और ना ही अपनी सास की, और अपने पेट पर मेहंदी का डिजाइन बनवाकर बेशर्म की तरफ फोटोशूट कराती है। तभी अचानक से फंक्शन के बीच में पल्लवी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। आउच! मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ पल्लवी, तुम ठीक तो हो? नहीं लविश, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे पेट की नस खिंच रही है। लविश, हमें जल्दी से ननद जी को अस्पताल लेकर जाना होगा। थोड़ी देर में सभी पल्लवी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं और पल्लवी को लेबर वार्ड में लाया जाता है, जहां डॉक्टर्स कहते हैं, आप लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? किसने कहा था बेबी बम्प पर इस तरह से मेहंदी लगाने को? मेहंदी में केमिकल मिक्स होते हैं जिसका रेडिएशन बेबी के लिए डेंजरस होता है। इनका बेबी डरकर उल्टा हो गया है। अब हमें सिजेरियन डिलीवरी ही करनी होगी। वी हैव नो एनी ऑप्शन। डॉक्टर की बातें सुनकर पल्लवी बहुत पछताती है, जिसके बाद सिजेरियन डिलीवरी करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है और थोड़ी देर बाद सभी पल्लवी से मिलने अंदर जाते हैं। देख लिया बहू, तुम्हारी एक छोटी सी जिद के कारण आज तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी की जगह तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। हर बार जिद करना ठीक नहीं होता। ननद जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता है,
तुम्हें लेकर हम सब कितने डर गए। मम्मी जी, मिताली भाभी, मनीषा भाभी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद मैं फिर कभी पेट पर मेहंदी नहीं लगाऊंगी और आगे कोई गलती भी नहीं करूंगी। आखिर में पल्लवी अपने अंदर पाले गए सारे महंगे और फालतू के शौक छोड़ देती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।